गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार एसमेन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज अपन यूनिट संख्या 6 की बात करते हैं। यूनिट संख्या 6 में चैप्टर संख्या 2 आते हैं, एक 11th और एक 12th। चैप्टर संख्या 11th है वो है बेटा रे ऑप्टिक्स और जो 12th है वो है नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले अपन आज रे ऑप्टिक्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यूनिट संख्या 6 है वो बेटा ऑप्टिक्स है, अर्थात प्रकाशिकी है। क्या है बेटा? प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स कहलाता है बेटा किरण प्रकाशिकी, और नेचर ऑफ लाइट कहलाता है बेटा प्रकाश की प्रकृति। तो आज अपन चैप्टर संख्या 11th का अध्ययन करते हैं और 11th में आता है बेटा रे ऑप्टिक्स। देखिए, और ये जो मार्क्स है ये बेटा 9 नंबर का है। यूनिट संख्या जो 6 है वो 9 नंबर की आती है अपनी बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन आज देखते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले ये प्रश्न ही उठता है। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं प्रकाशिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, रे ऑप्टिक्स कहलाता है। रे ऑप्टिक्स कहलाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और प्रकाशिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है। इसके बाद आता है बेटा लाइट, प्रकाश। क्या आता है बेटा? प्रकाश। देखिए बेटा, प्रकाश जो होता है वो स्वयं दिखाई नहीं देता। आप देख रहे हैं जैसे सूर्य से जो रोशनी आ रही है वो आपको दिखाई कहाँ दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। बट प्रकाश जो होता है वो वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। जैसे आपको दीवार दिख रही है, टेबल कुर्सियाँ दिख रही हैं, पंखे दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखाई दे रहा हूँ। इस प्रकार जो वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है वही क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु वस्तुओं को दिखाने में प्रकाश कहलाता है। यहाँ प्रकाश 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकाश के 3 स्रोत होते हैं बेटा। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है बेटा कृत्रिम स्रोत, तीसरा होता है बेटा जैविक स्रोत। प्रकाश हमें 3 स्रोतों के द्वारा प्राप्त होता है। नंबर 1 होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में 2 उदाहरण आते हैं, सूर्य और तारे। सूर्य और कृत्रिम स्रोत में आता है बेटा ट्यूबलाइट, बल्ब, चंद्रमा आदि। और जैविक स्रोत, ब्रह्मांड में एक ही जैविक स्रोत है और बेटा वो है जुगनू। जुगनू जो आता है, जो रात को चमकता है, वह क्या कहलाता है? वह भी किस में आता है बेटा? प्रकाश स्रोत के अंतर्गत ही आता है। ये 3 ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बट वस्तु को ये दिखाने में क्या होता है? अपन सहायता करता है। अब देखते हैं अपन आगे जो पॉइंट आता है वह आता है बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए बेटा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये कोई पृथककारी तल है, इस पे ये अभिलंब हो गया,
लिख देंगे यहाँ, दिस इज ए पृथककारी तल एंड दिस इज ए अभिलंब। इसको दे देंगे अपन mn, इसको दे दो आप xy। ठीक बेटा, परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की, देखिए बेटा, ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। माध्यम को अलग कौन कर रहा है? पृथककारी तल कर रहा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ध्यान दे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो यहाँ प्रवेश करेगी, लेकिन करने से पहले क्या हो गया? पृथककारी से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ। तो इसे अपन कहिए, डायग्राम बनेगा इसमें, इसका नाम देंगे अपन PQR। ठीक बेटा, ये कोण I और ये कोण R, इसे कहेंगे आपतन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। अब इनकी डिटेल लिखेंगे इसके नीचे। तो देखिए, सबसे पहले x से y पृथककारी तल, MN अभिलंब, PQ आपतित किरण, QR परावर्तित किरण, कोण I बराबर आपतन कोण, कोण R बराबर परावर्तन कोण। यह लीजिए, इस प्रकार आप इनको करेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें क्या किया, हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने PQ आपतित किरण कही है और QR को परावर्तित किरण कहा है। कोण I और कोण R, कोण I को आपतन कोण, कोण R को परावर्तन कोण कहा गया है। देखिए, अब आता है बेटा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते। कितने नियम हैं? दो नियम। परावर्तन के कितने नियम है बेटा? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है? ये कहता है आपतित किरण कौमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा?
एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोणाई बराबर कोण आर। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए 45 डिग्री एंड ये भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री होगा। ये जितने इसके साथ एंगल बनाएगी आपतित किरण, परावर्तित किरण भी उतना ही एंगल बनाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये केवल और केवल किस में होता है बेटा, प्रकाश के परावर्तन में, ओनली केवल प्रकाश के परावर्तन में होता है। यहाँ कई बार ये प्रश्न भी आता है, ध्यान दे सब बच्चे इधर ध्यान दे। देखिए बेटा कि मेरा एक प्रश्न है कि इस किरण को, देखिए इधर देखिए आप, इस किरण को अगर हम यहाँ ले आए, ये लो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो, पृथककारी तल के अभिलंबवती। यदि प्रकाश की आपतित किरण, यदि प्रकाश की आपतित किरण एक्स वाई के अभिलंबत हो, ये किरण यहां आ गई तो ये किरण किधर से निकलेगी, ये प्रश्न है। देखिए बेटा ये यहां आ रही है, ये यहां आएगी तो ये टकराकर वापस उसी पथ से वापस लौट जाएगी। जिस पथ से आपतित किरण आती है, परावर्तित किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। यह बेटा नीट और आईआईटी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब आगे आता है बेटा समतल दर्पण। प्लेन मिरर आता है। देखिए क्या होता है समतल मिरर। देखिए समतल दर्पण, प्लेन मिरर, देखिए जब किसी समतल प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाली युक्ति या दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आपने घरों में अपने ड्रेसिंग होता है, ये जो कांच होता है मुँह देखने का, वही बेटा समतल दर्पण होता है। आपने देखा होगा उसके एक तरफ तो पॉलिश की हुई आती है, उसके पीछे की ओर आप देखेंगे ना तो एक पॉलिश की हुई होती है और वो रजत की पॉलिश होती है, ठीक है। और सामने से उसमें वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है। देखिए अब समतल दर्पण जो होता है उसको देखिए अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये ड्रेसिंग है आपका, इसके पीछे की ओर मैंने पॉलिश कर दी है, ठीक है। ये बेटा मुख्य अक्ष है, ये क्या है बेटा मुख्य अक्ष है। हमने यहाँ वस्तु को यहाँ खड़ा किया, एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर खड़ी है। ये प्रकाश यहाँ चला, ये यहाँ आएगी, आगे बेटा। दूसरा ये किरण यहाँ जाएगी, टकरा कर इधर आएगी, आगे। अब इसको पीछे बढ़ा दो, इसको भी पीछे बढ़ा दो, बढ़ा दिया बेटा। और जहाँ ये मिल जाएंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक बेटा। जिधर ये जाएगा उधर ही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्या बनता है, एक समतल मिरर होता है। इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ से ये वस्तु है और ये वस्तु जो है इससे प्रकाश की दो किरणें निकलेंगी और वस्तु का देखो, वस्तु से सदैव दो ही किरण निकलनी चाहिए। तो ये किरण तो गई मुख्य अक्ष के पैरेलल, ठीक है।
और एक किरण गई इसके ये जो द्वार है इसका यहाँ गई, ये किरण यहाँ गई तो टकरा कर इधर आ गई, ये किरण गई इधर आ गई, इनको पीछे की ओर बढ़ाया तो यहाँ हमें क्या बना, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति देखो, प्रतिबिंब की स्थिति सीधा वस्तु के बराबर आभासी पार्श्व और अनावर्धित। अनावर्धित का मतलब होता है जिसे हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसा हमारा स्ट्रक्चर है एग्जिट प्लेन मिरर में, वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। प्रतिबिंब की विशेषता जैसे ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, वो नीचे लिखेंगे। सबसे पहले इसमें पार्श्व की घटना होती है। पार्श्व की घटना का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी जो पॉकेट है, शर्ट की जो पॉकेट है, और वो ओरिजिनल में लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो जो प्लेन मिरर होगा उसमें राइट हैंड की तरफ बनेगा। आप चाहे देख खड़े होकर दे सकते हैं, आपका दायां भाग उसमें बायां भाग दिखाई देगा और बायां भाग उसमें दायां भाग दिखाई देगा। आपकी लेफ्ट आई जो है उसमें राइट दिखाई देगी और उसकी राइट जो है वो आपने वास्तविकता की लेफ्ट दिखाई देगी। और प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर का बनता है। प्रतिबिंब वस्तु या बिंब के बराबर होता है, बिंब के बराबर होता है। नंबर 3, प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु या बिंब स्थित होता है। क्या अर्थ हुआ बेटा? इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और बिंब की दर्पण से दूरी सदैव बराबर होती है। ये आपका था बेटा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बाद आता है बेटा गोलीय मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं देखिए, अगला आता है बेटा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जब किसी पारदर्शी गोलीय पृष्ठ के एक भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाली युक्ति गोलीय दर्पण कहलाती है। बेटा गोलीय दर्पण जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, जिसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दूसरा आता है बेटा उत्तल दर्पण, जो अवसारी दर्पण कहलाता है। अपसारी दर्पण कहलाता है। नंबर 1 अपन बात करेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा देखिए। ये देखिए कोई गोला हो गया और इसका ये पार्ट काट लिया हमने, ये देखो ये पार्ट काट लिया। अगर इसके उभरे हुए भाग पर देखो ये बाहर, ये इसका उभरा हुआ भाग आ गया।
अगर इसके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए, इसके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाला जो दर्पण है वो क्या कहलाता है बेटा? अवतल दर्पण। जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाला दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ये डायग्राम करेंगे। उपयोग, इसका जो मोस्ट उपयोग होता है वो ENT डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। ई का मतलब होता है ईयर, एन का होता है नोज और टी का होता है दांत। ET जो डॉक्टर होते हैं ENT वाले, उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक बेटा। दूसरा आता है उत्तल दर्पण। क्या क्या बोलेंगे? जब किसी गोलीय दर्पण के धसे का मतलब हो गया अंदर वाली पार्ट। अब जैसे ये गोला है, ये काट लिया, अब इसके अगर इधर पॉलिश कर दी जाए तो ये क्या गया है? अंदर की ओर किया हुआ है। जब किसी गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाला दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उत्तल दर्पण। और ये इसका डायग्राम बना लेंगे। ये था बेटा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण के बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अपने दो भागों में बांटा, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी जाए, और उत्तल दर्पण होता है जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। अब आती है बेटा चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी का उपयोग जो है ना वो आगे वाले डेरिवेशनों में किया जाएगा, इसलिए आपको चिन्ह परिपाटी का नॉलेज होना अति आवश्यक है। अब देखिए हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, बिंब से दर्पण की दूरी और फोकस बिंदु। ये जो है ना इनका चिन्ह जो है वो कैसा कैसा आएगा, इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी को देखिए आप क्या होता है। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के द्वारा अपवर्तन एवं परावर्तन के अध्ययन में चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। जैसे ये आपका अपन ने क्या ले लिया? एक अवतल दर्पण ले लिया। ये होगी बेटा मुख्य अक्ष, क्या होगी? और प्रकाश इधर से आ रहा है, ये है बेटा आपतित प्रकाश। इधर हमने कोई वस्तु खड़ी कर दी, ये लो, और वस्तु से प्रकाश आ रहा। देखिए ये इसकी दिशा में, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां सभी धनात्मक। प्रकाश की दिशा में मापी गई, प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। ठीक बेटा। प्रकाश के विपरीत ये लो, अगर हम इधर चलें, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर
जाने पर सभी दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आने पर सभी दूरियां, मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगर ये वस्तु है, प्रकाश इधर से इधर जा रहा है और हम वस्तु का मापन भी इधर ही कर रहे हैं तो सभी दूरियां धनात्मक, ऊपर की ओर जाएंगे तो भी सभी दूरियां धनात्मक, प्रकाश के विपरीत दिशा में आएंगे तो मापी गई दूरियां ऋणात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जाएंगे तो भी मापी गई दूरियां क्या होंगी बेटा, ऋणात्मक होंगी। या आपको ऐसा लिख लेना है, यहाँ एरो लगा लगा कर क्या लिखेंगे। नंबर 1, जब प्रकाश की दिशा में दूरियां मापी जाती हैं तो सभी दूरियां धनात्मक होती है। दूसरी लाइन, जब प्रकाश के विपरीत दिशा में, जब प्रकाश के विपरीत दिशा में चलने पर जो भी दूरियां हमें प्राप्त होती है वो सदैव, सभी दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाने पर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आने पर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ऐसा आपको 4 लाइन जो है वो इसमें लिख लेनी है। ठीक बेटा, अब अपन बात करते हैं दर्पण सूत्र की। और दर्पण सूत्र जो है ना बेटा 2019 में आया हुआ है। 2019 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो दर्पण सूत्र है वो बेटा आपके 2 नंबर का क्वेश्चन दर्पण सूत्र का आया हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं दर्पण सूत्र। ठीक बेटा, दर्पण सूत्र में अपन पहला लेंगे, नंबर 1 जो है ना वो लेंगे दर्पणों की फोकस दूरी, या इसका नाम एक मैंने और निकाल रखा है वक्रता त्रिज्या। दर्पणों की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध इस प्रकार भी निकाल सकते हैं आप, R और F में संबंध। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए अपने एक डायग्राम लेते हैं। ये मैंने ले लिया बेटा कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा लिया बेटा, अवतल दर्पण। और इसका ये हो गया बेटा द्वारक MN। ये होगी बेटा मुख्य अक्ष। क्या होगी बेटा, मुख्य अक्ष। एक प्रकाश की किरण आई, ये आई, ये L प्रकाश की किरण है। ठीक बेटा, और ये टकराकर F बिंदु से गुजरी। किससे गुजर गई, फोकस बिंदु से, स्मॉल F से। यहाँ हमने ये इस गोलीय जो दर्पण है उसका केंद्र हो गया और ये इसका अभिलंब हो गया। ये लो, क्योंकि माध्यम एक ही है, माध्यम एक है तो प्रकाश उसी माध्यम में जाएगी, प्रकाश की परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा तो विलंब जरूर होगा। तो बेटा ये विलंब है, ये कोण I है और ये कोण R है। ठीक बेटा, यहाँ अपन P बिंदु लेंगे। कौन सा लेंगे, P। और यहाँ देखिए अब हिंदी लिख लेते हैं। माना कि एक कम द्वारक का अवतल दर्पण जिस पर L प्रकाश किरण आपतित होती है, जो कि परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजर रही है। ठीक बेटा, MC इन दोनों के लिए अभिलंब का कार्य करता है। माना कि MP रेखा एक सरल रेखा है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो इसका अर्थ ये हुआ कि बेटा ये है ना, ये आपको गोला दिखाई दे, लेकिन बड़े लेंस, ये आपको देखो गोला दिखाई दे रहा है,
लेकिन बड़े दर्पणों के लिए ये क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। तो इसको अपन क्या लेंगे, एक सरल रेखा लेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ से अगर मान लीजिए मैं एक अभिलंब डालूँ, यहाँ से ये एक अभिलंब डालूँ, कौन सा, P डैश, तो यहाँ देखिए आप MP बराबर क्या हो जाएगा, MP डैश हो जाएगा। ये आप साइड में लिख देना यहाँ, मतलब MP जो है P को हमने क्या मान लिया, एक ही मान लिया, अर्थात P व P डैश को एक ही मानने पर, ये बात ध्यान रखेंगे। आप इसको इधर चित्र में लिख लें, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ डाला तो ये बन गया बेटा अभिलंब, क्या हो गया, अभिलंब। इट मीन्स ये भी क्या है बेटा, एक अभिलंब भी। तो ये आप एक ही मानेंगे, मैं एक ही मानूंगा, ये लो हटा दिया मैंने इसको, ये लो, इसको हम अभिलंब मानेंगे क्योंकि हम इसको एक सरल रेखा मानेंगे, ठीक। अब देखिए चले आगे, सरल रेखा है, माना कि MP रेखा एक सरल रेखा है। अब देखिए अपन, आप यहाँ देखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन का एक नियम लगता है यहाँ, परावर्तन के नियम से पहला नियम लगाएंगे, कोण LMC बराबर कोण CMF, परावर्तन कोण, कोण I बराबर कोण R, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बेटा, ये बताओ, है। अब देखिए ये कोण I है, ये कोण R है, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। ये कोण I है तो ये कोण क्या होगा, I होगा, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। और एकांतर कोण कैसे बनता है, Z की आकृति के अनुसार। देखो ये री Z ऐसे आया, ऐसे गया, ये Z की आकृति के अनुसार हो गया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि कोण, बोलो LMC, कोण LMC बराबर कोण MCF, MCF कह दो चाहे MCP कह दो, एक ही बात है। MCF किसके कारण बेटा, एकांतर कोण, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R। अब ध्यान दे, ये कोण I, ये कोण I हो गया, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये I और ये I आपस में बराबर होगा, ये भी I हो जाएगा। भाई देखो ये और ये I है, एकांतर कोण है, ये और ये परावर्तन कोण आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे, होंगे जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखें कोण, कौन सा है, कोण MCF बराबर कोण CMF, क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, किसके कारण, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बेटा, ये ध्यान दें। अब देखिए ये कोण I हो गया, ध्यान दें इधर, इस कोण को भी हमने क्या मान लिया, अब I मान लिया, ओब्लिक लगा दो, क्या हो गया, I हो गया। ये कोण, ये कोण, अब एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज CMF में, ध्यान दे, त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाया हमने CMF में, ये कोण I, ये कोण I, तो ये कोण कितना हो जाएगा बेटा, 2I। दो अंतः कोण, किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग एक बहिष कोण के बराबर होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां लिखें, त्रिभुज BC में क्या हो जाएगा, कोण MCF प्लस कोण CMF बराबर कोण क्या हो जाएगा, MFP, अर्थात कोण I प्लस कोण I बराबर कोण 2I हो जाएगा। हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए, अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज सबसे पहले इसमें लेंगे बड़े वाले में, कौन सा, त्रिभुज MPC में, इसको हमने एक सरल रेखा मान ली है, ध्यान दें, इसको एक हमने सरल रेखा मानी, एकदम सरल, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये देखिए, एक भुजा ये हो जाएगी और एक भुजा ये हो जाएगी, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया बेटा, आधार। लंब और आधार में संबंध कौन सा होता है, tan थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, tan I बराबर MP बटा CP, समीकरण 1। त्रिभुज दूसरे वाला देखना, MFP में tan
1 मिनट और काम करो। ये कोण क्या है बेटा? अल्प है, सॉरी ये कोण अल्प है, तो अल्प कोणों के लिए यहाँ लिख देना, अल्प कोणों के लिए क्या हो जाएगा? tan i लगभग हो जाएगा i के, तो i बराबर क्या हो जाएगा? mp बटा cp। अब देखो समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा अल्प कोणों के लिए। दूसरा त्रिभुज लो, त्रिभुज MFP में क्या हो जाएगा? tan 2i बराबर mp बटा fp। अल्प कोणों के लिए क्या हो जाएगा? tan 2i लगभग बराबर किसके? 2i के, तो 2i बराबर mp बटा fp। समीकरण 4, समीकरण 3 बटा 4 से i बटा 2i बराबर mp बटा cp बटा mp बटा fp। mp से mp गया, i से i गया, 1 बटा 2 बराबर fp बटा cp। अब देखो cp ये क्या गया? केंद्र है, केंद्र से दर्पण की दूरी सदैव कहलाती है बेटा r, और फोकस बिंदु से ये दूरी कहलाती है f। क्या कहलाती है? f। तो देखिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 बटा 2, ये क्या हो जाएगा? fp f, और ये कितना हो जाएगा? r। तो देखो बेटा r बराबर क्या हो गया? 2f, या f बराबर हो गया r बटा 2। ये लो बेटा वक्रता त्रिज्या, और ये लो फोकस से बिंदु, फोकस दूरी, सॉरी फोकस दूरी के मध्य संबंध, ये आता है संबंध। तो सबसे पहले देखिए आप, माना कि एक कम द्वारक का अवतल दर्पण है जिस पर L प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जो कि परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरती है। MC इन दोनों के लिए विलंब का कार्य कर रहा है। माना MP एक सरल रेखा है, इसको आप एक सरल रेखा मानेंगे ऐसे सीधे, या फिर यहाँ P डैश करके उन दोनों को आप बराबर कर लें। ठीक है बेटा। अब देखिए आप परावर्तन के नियम से ये कोण इस कोण के बराबर होगा ना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, बट ये कोण आपस में बराबर होगा एकांतर कोण के तहत, ये कोण आपस में बराबर होगा एकांतर कोण के तहत। तो ये एकांतर कर दिया। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये कोण आई, ये कोण आई। तो एक त्रिभुज में क्या होता है कि एक त्रिभुज में 2 अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। यहाँ लिख दो 2 अंतः कोणों का योग, 2 अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के 2 गुने के बराबर होता है। ये 2 अंतः कोण बहिष्कोण के दुगुने के बराबर हो गया, दुगुने के बराबर हो गया। ये बहिष्कोण को हमने दुगुना कर दिया, ये लो आई 2i हो गया। अब देखो अपने त्रिभुज लगा लिया, ये रहा MPC में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो tan i, थीटा नहीं आई है, tan i बराबर लंब बटा आधार, लंब है MP और आधार है CP। अल्प कोणों के लिए tan i बराबर i हो जाएगा, और MCF में वो वही करेंगे tan 2i अल्प कोणों के लिए i हो जाएगा। i को i से काटेंगे, यहाँ ये काट दिया, समीकरण 3 बटा 4 से i को i से काट दिया, 1 बटा 2 MP को MP से काट दिया। ये बट्टे के नीचे देखो बट्टा है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये बट्टा मेन बट्टा, इसके नीचे बट्टा फिर है तो ये ऊपर चला गया, FP बटा CP। FP क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी F होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होती है, तो 1 बटा 2 F बटा R, तो R बराबर हो जाएगा 2F। अर्थात त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी होती है, या इसके अनुसार क्या करेंगे, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। धन्यवाद, आज के लिए।